नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार. आणि त्या प्रकारे माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय की नहीं? अरे बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं? हाँ सर, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं. तो मैं मर्रीम बेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर. तो बच्चा लोग, हमने जो समरी सीरीज लाई है उसमें क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि 60 मिनट में जो है आपके पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे. ठीक है, तो आप आई होप आप सभी के सभी लेक्चर को एंजॉय कर रहे होगे. ठीक है, तो बच्चा लोग, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. कौन सा भाई? सबको पता है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1. नहीं, ये तो 2 हो गए, पार्ट 1. ठीक है, तो चलिए भाई, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, इस लेक्चर को तुरंत खत्म कर देते हैं, क्योंकि ठीक है टाइम का लिमिटेशन है थोड़ा. नहीं, लेकिन हम टाइम के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में भी ध्यान देंगे. ओके, तो आज टॉपिक्स कौन से कव्हर करने वाले बघा. सर्वात आधी आपण बघणार आहोत रेस्पिरेशन म्हणजे काय असतं. त्यांचे आपण 2 टाइप बघणार आहोत, एरोबिक रेस्पिरेशन अँड अनारोबिक रेस्पिरेशन. आता रेस्पिरेशन म्हणजे काय होतं, त्याच्या 2 टाइप कुठल्या बेसिसवर केल्यात, वेदर ऑक्सीजन प्रेजेंस है सेल में या नहीं है उसके ऊपर, या फिर है तो बहुत कम है, उसके बेसिस पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा गया. तो इसमें हम देखने वाले कि कार्बोहाइड्रेट से मतलब यानी कि ग्लूकोज से हम किस तरह से एनर्जी बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे. उसी की तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दे तो बाकी के जो एनर्जी है कि मतलब अलग अलग फूड कंपोनेंट, तो इससे हम कैसे एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, तो वो कैसे बनाएंगे वो देखने वाले. ओके, और उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल डिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, बहुत अच्छे से उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें जो है हम आज डिस्कस करने वाले. तो चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते, उसको शुरुआत करते हैं भाई. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, वो है कि हमारा रेस्पिरेशन, अभी जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है भाई, चलो चलिए भाई, तो देखते हैं क्या है रेस्पिरेशन, कैसा है रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन. तो हमने तो वो पहले डिस्कस कर लिया. चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है कि भाई देखो क्या हो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हमने क्या लिया भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया. यानी कि फॉर एग्जांपल आपने पिज्जा, बुर्गर जो भी है आपने खाया, वो खाने के बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया भाई, ग्राइंडिंग किया. अब ग्राइंड किया तो जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो किस में आ गया भाई, सिंपल फॉर्म में आया. ठीक है, अब समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि ये है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, ऑलो चलो बहुत बढ़िया. अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या किया था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया भाई, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर लिया. अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बाजू में बहती है गंगा. कौन सी? ये देखो, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बाजू में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्लड वेसल. और ब्लड वेसल में से क्या होता है भाई, ब्लड जो है बहता रहता है. इतनी बात सबको क्लियर है. अब मेन बात पते की बात यह है कि ये जो हमारा सिंपल फूड है ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें भाई, ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम में. देखो भाई एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, अब बात देखो, अब क्या होता है कि ये जो फूड है, ये फूड फिर ये ब्लड से होते हुए ट्रांसफर होते हुए जाएगा किसके तरफ जाएगा भाई, ये जाएगा अपने एखादे सेल के पास. अपने एकाध कोई भी सेल समझ लो कि उस सेल के पास जाएगा. अब क्या होगा, जब ये सेल के पास ये फूड जाएगा, ये जब सेल के पास ये फूड जाएगा, फूड पार्टिकल यहां पर एंटर करता है. अब एंटर करने के बाद अब देखो डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी. अब इस फूड से क्या बनेगी भाई, एनर्जी, जिसका नाम है एटीपी. ओके, बाय ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. देखो यहां पर फूड क्या हुआ, पूरा का पूरा डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद इसमें आ गया ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से वो किस में आ गया, सेल में आ गया. मतलब क्या है, इस डाइजेस्टेड फूड का फिर से ब्रेकडाउन करो और उससे क्या बनाओ, एनर्जी बनाओ, यानी कि एटीपी बनाओ, तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेशन. उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन. तो भाई अब रेस्पिरेशन के जो है 2 टाइप पढ़ते हैं. 2 टाइप कौन से 2 टाइप, तो चलिए देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब भाई ध्यान से सुनना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का. देखो मैंने जैसे बोला, क्या बोला मैंने, देखो कि ब्लड वेसल से जो फूड पार्टिकल है वो कहां पर गया भाई, वो गया हमारे किसमें,
सेल के अंदर गया। अब अगर समझ लो, अब अगर समझ लो कि सेल के अंदर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उस फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब सेल भाई एंटर कर गया किधर, सेल के अंदर। अब जब सेल के अंदर एंटर करता है और उसको दिखता है कि आजू बाजू में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो उसको समझ आ जाता है की भाई आज माझी तोडाई होणार, आणि कशाने तोडणार, मला आज माझ्या ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये मला तोडणार, आणि त्यापासून काय बनणार आपली एनर्जी यानी एटीपी। सो इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या भाई, अगर समझ लो सेल के अंदर हमारा क्या जाता है भाई, फूड पार्टिकल चला जाता है, सेल के अंदर फूड पार्टिकल चला गया और वहां पर उसको दिखता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है, या फिर है ही नहीं, या फिर है ही नहीं, तब उसको समझ जाता है कि हमें परफॉर्म करना है एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु यानी कि O2। ठीक है, अब भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप आते हैं, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें क्या बनता है भाई, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, जिसमें क्या बनता है भाई, लैक्टिक एसिड बनता है। ये किधर होता है, जैसे कि हमारे मसल सेल, जब हम दौड़ते हैं तब क्या होता है भाई, वहां पर ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो जाती है हमारे मसल सेल्स में, और मसल सेल जो है परफॉर्म करना लगता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसमें लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। अब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा और उसके वजह से आपके पैर दुखने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या बनता है, यहां पर भाई बनता है हमारा अल्कोहल, इथेनॉल। कौन सा बनता है, इथेनॉल। और ये होता कहां पर है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा ईस्ट है अपना, ईस्ट है फंगस, वो क्या करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है। तो एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रेस्पिरेशन, उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसको कहेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। बात सिंपल सी है, कोई भी दिक्कत नहीं। आपके बुक में ये डायग्राम दी गई है, इसको आप क्या कर दोगे भाई, एक बार जो है इसकी क्या कहेंगे, इसकी लेबलिंग कर दो। ये क्या है भाई, हमारा नोज है। ठीक है, ये क्या है, माउथ। ठीक है, ये क्या है भाई, हमारा लैरिंग्स, इसको आप ठीक है, लैरिंग्स है, इसके बीच में जो आता है इसको फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये है हमारा ट्रैकिया, ये है हमारा लंग। ठीक है भाई, ये है हमारा ब्रोंकाई, या फिर ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल्स बोल दो। ठीक है, और ये है हमारे एकदम बेसिक यूनिट अल्विओलाई, इसको कहेंगे अल्विओलाई, जो होते हैं ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अंगूर खाया, अंगूर का जब वो जो बंच होता है, बंच वहां से एक एक अंगूर जैसे वो बंच में लटका होता है, उसी तरह से अल्विओलाई भी हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। CO2 बॉडी से बाहर जाएगा और ऑक्सीजन बॉडी में अंदर आएगा। तो ये कहां पर होता है, ये होता है अल्विओलाई में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए भाई अब देखते हैं आगे। एक है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब जो मैं बोल रहा हूं रेस्पिरेशन, आप बोलोगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो कि रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अरे सर रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, इसको तो करते रेस्पिरेशन ना भाई ना। बात ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन अलग चीज है, और जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो वो अलग है। जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो उसको कहा जाता है ब्रीदिंग, जो कि होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, जिसको कहते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। उसको हम दूसरा नाम क्या देते भाई, इसको दूसरा नाम देते हैं हम ब्रीदिंग। ठीक है, उसको दूसरा नाम देते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ओके। और दूसरा होता है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। अब बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन दी लंग्स में, मतलब हम जब हम सांस ले रहे सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे सांस छोड़ रहे, ये क्या हो रहा है, ये हमारे लंग्स के बीच में हो रहा है।
ये पूरी की पूरी एक्टिविटी क्या हो रही है, हमारे लंग्स में हो रही है। तो ये क्या हो गया, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन किधर होता है, हमारे लंग्स में होता है। वही अगर मैं सेलुलर लेवल की बात करूं, इट टेक्स प्लेस इनसाइड दिस सेल, मतलब सेल के अंदर, सेल के भीतर, सेल के इनसाइड, वहां पर क्या होता है, हमारा सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यहां पर सिंपली क्या हो रहा है, यहां पर सिंपली क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है। लेकिन अगर वही मैं सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन की बात करूं, जो कि सेल में होता है, उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। भाई सेल में फूड जाएगा, कौन सा, डाइजेस्टेड फूड, उसको फिर से तोड़ा जाएगा और उससे क्या बनाई जाएगी भाई, एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, किसर, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, ठीक है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या हो रहा है भाई, हमें, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन इट इज अ, जो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, अंदर बहुत सारे साइकिल चलते हैं। साइकिल मतलब ये जो आप चलाते हो वाली साइकिल नहीं, साइकिल्स मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हो, और केमिकल रिएक्शन होकर ही अल्टीमेटली हमें क्या मिलती है भाई, एनर्जी। अल्टीमेटली क्या मिलती है भाई, हमें एनर्जी। तो देखो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन की। अगर मैं बात करता हूं तो भाई बात सुन लेना, ठीक है। अब चलिए, हमने बोला था की रेस्पिरेशन के दो टाइप है भाई, कौन से, एरोबिक और एनारोबिक। मग चला आता सर्वात आधी आपण एरोबिक रेस्पिरेशन बघूया। एरोबिक रेस्पिरेशनची डेफिनेशन काय, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बराबर है भाई, मैंने क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था कि ये हमारा क्या है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में से ब्लड किधर आया भाई, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से वो हमारा किधर गया भाई, वो गया हमारे सेल के अंदर, सेल के भीतर। ये देखो सेल हो गया। चलो अब देखो फूड कैसे हो रहा है, यहां से पूरा डाइजेस्टेड, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड खाया, पिज्जा बर्गर आपने, ठीक है, ये हो गया सिंपल में कन्वर्ट। सिंपल वाला फूड कहां पर जाएगा भाई, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। चला गया या नहीं गया, मुझे बताओ, चला गया या नहीं गया, गया भाई, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में उसको। फिर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड से जो है ये फूड गया हमारे किधर, सेल के अंदर। अब जब सेल के अंदर गया, अब उस फूड ने देखा कि भाई यहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन, यहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन है। अब जब ये बहुत सारा ऑक्सीजन है तब क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर बोला क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारा प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, ये जो फूड है इस फूड को तोड़ा जाएगा, इस फूड को तोड़ा जाएगा। तो भाई ये फूड बेसिकली होता कौन सा है, ये फूड होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है ये है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये कौन सा है भाई हमारा ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ फोड़ के जोड़ा जाएगा, फिर से तोड़ा जाएगा और बनाया क्या जाएगा भाई, इससे बनेगी हमारी एनर्जी, यानी कि एटीपी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो 3 मेजर स्टेप में चलती है। अब वो स्टेप कौन से है, वेरी फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस, वेरी फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। आता ग्लाइकोलिसिस मध्ये काय होतं, इट इज अ कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक अँड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आता मी हा सेंटेन्स का बरं लिहिला याच्या मागचा रीजन मी थोड़ा वेळा सांगतो। ओके, उसके पहले हम देख लेते हैं कि कहां पर होता है। इट टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म। तो भाई मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर हमारा ये क्या हो गया, सिंपल फूड मॉलिक्यूल आ गया। जब ये एंटर करता है तब उसको पता चलता है कि ऑक्सीजन तो बहुत सारा है। अब उसको पता चलता है कि मुझे एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात सबको क्लियर है भाई, बात सबको क्लियर है। अब देखो, अब सबसे पहले इस पर जो एक्ट हो, इसमें क्रिया करी जाती है उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। अभी तक ये फूड मॉलिक्यूल है कहां पर, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलिसिस भी कहां पर होगी, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होती है। अब इसमें होता क्या है, देखो, जैसे हमें पता है, जैसे हमें पता है, क्या पता है भाई मुझे बताओ, क्या पता है आपको कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है उसको मैं कैसे लिखूंगा, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। भाई इतने सबको बात क्लियर है, C6H12O6।
अब देखो क्या होता है, इस ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जाता है, सबसे पहले तोड़ा जाता है और तोड़ के इससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसको कहेंगे हम कितना, उसको कहेंगे, एक मिनट, उसको कहेंगे हम पायरुवेट, पायरुवेट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे ग्लूकोज को यहां पर कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, यहां पर बनते हैं 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे यह बताओ कि ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O6। जब मैंने इसको तोड़ा तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने। तो भाई मुझे प्यारे बच्चों मेरे ये बताओ कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। अरे सिंपल है सर, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, C3। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 6। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, ऑक्सीजन के आएंगे 3। तो ये बन गया हमारा कितना, एक ग्लूकोज से बना हमारा 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल। और उसी के साथ क्या बनते हैं, 2 ATP भी बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। बात ध्यान से देखना, ग्लाइकोलिसिस में उसी के साथ 2 NADH2 के भी मॉलिक्यूल बनते हैं, उसी के साथ 2 वाटर के भी मॉलिक्यूल बनते हैं, वाटर के भी मॉलिक्यूल बनते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने यहां पर कहीं भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस का मतलब मैंने एक जिक्र भी नहीं किया, मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला कि यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़कर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन रहे। मैंने बोला क्या, नहीं बोला। इसलिए ये कॉमन स्टेप है इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का एक भी मॉलिक्यूल यूज नहीं किया गया फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। समझ रहे हो क्या बन रहा है, यहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो 2 पायरुवेट बने, 2 ATP बने, 2 NADH2 बने और 2 पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड स्टेप है, सबसे पहले स्टेप कौन सी थी भाई, कि ग्लूकोज से बना पायरुवेट, वो था ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद सेकंड स्टेप है, उसको हम कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसी को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल, इसी को कहा जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, बात सही से देना। वो होने से पहले जैसे हमें पता है कि आजू बाजू में क्या है, अभी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, आजू बाजू में साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। अब मेरे प्यारे बच्चों बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना कि साइटोप्लाज्म में बना था हमारा पायरुवेट। बात सही है, मैंने कुछ गलत बोला, नहीं बोला। अब ये पायरुवेट क्या करता है, पायरुवेट एंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो यहां पर पायरुवेट को ही कहा जाता है पायरुविक एसिड, यहां पर लिखा गया है, पहले से लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुवेट को ही बोला जाता है पायरुविक एसिड, कोई डिफरेंस नहीं है। अब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से एंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में अंदर, ये अंदर का जो आपका साइटोप्लाज्म जैसे है सेल में, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब ये पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और सबसे पहले जो है पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। क्या किया जाता है, पायरुवेट को जो है, पायरुवेट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। सबसे पहले क्या किया जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में इसको कन्वर्ट किया जाता है। बात सबको क्लियर है भाई, बात सबको क्लियर है। पायरुवेट को सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाएगा और इसी को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, लिंक रिएक्शन। ठीक है, अब लिंक रिएक्शन से क्या बना भाई, एसिटिल कोएंजाइम ए बना। क्या बना भाई, एसिटिल कोएंजाइम ए बना। फिर ये जो एसिटिल कोएंजाइम है एक साइकिल में घुसता है। साइकिल मतलब एक साइक्लिक रिएक्शन होगा, एक सर्कल में वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, एक के बाद एक मॉलिक्यूल, एक के बाद एक मॉलिक्यूल, एक के बाद एक मॉलिक्यूल और फिर से पहला मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसको हम कहते हैं साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये फिर एक साइकिल में घुस जाएगा, उस साइकिल को क्या कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहो, सिट्रिक एसिड साइकिल कहो, या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ये पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और एसिटिल कोएंजाइम ए साइकिल में घुस जाता है, तब इससे जो पहला मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है सिट्रिक एसिड।
या फिर साइट्रेट, सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रेट, जिसमें होते हैं 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इस साइकिल को कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। किसी ने बताया नहीं, लेकिन यह बात सच है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या होगा फिर, ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है इस साइकिल में घुसेगा और साइकिल में एक के बाद सिट्रिक एसिड से बनेगा दूसरा, दूसरा से बनेगा तीसरा, तीसरे से चौथा कंपोनेंट, ऐसे बनते 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 जब ये बनता जाता है, एक जो मॉलिक्यूल है दूसरे में कन्वर्ट जब होता जाता है, ठीक है, एक जो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट जब होते जाता है, वहां से कुछ कुछ क्या निकलते हैं, वहां से कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो कि होते हैं NADH2 और FADH2, जो कि होते हैं NADH2 और FADH2। जब एक जो एसिटिल कोएंजाइम एक जो है जब साइकिल परफॉर्म करता है, तब उससे निकलते हैं, कितने निकलते हैं, वहां से निकलते हैं भाई हमारे, वहां से निकलते हैं 3 NADH2 के मॉलिक्यूल, 3 NADH2 के मॉलिक्यूल और एक FADH2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना की जेव्हा एक एसिटिल कोएंजाइम या सायकल मध्ये जेव्हा फिरतो तेव्हा त्याच्यापासून निघतात 3 NADH2 चे मॉलिक्यूल आणि एक FADH2 चा मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, यहां पर ये साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसी के साथ क्या निकलता है भाई, CO2 भी निकलता है। ठीक है, उसी के साथ क्या निकलता है भाई, हमारा CO2 भी निकलते जाता है। ठीक है, ओके, तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी हो कहां पर रही है, ये हो रही है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलिसिस कहां पर हुई थी भाई, ग्लाइकोलिसिस हुई थी हमारी कहां पर, वो हुई थी इन साइटोप्लाज्म। ये कहां पर हुई है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई है। ठीक है, बात कितने NADH2 के मॉलिक्यूल बने भाई, बने 3 NADH2 के मॉलिक्यूल और एक FADH2 का मॉलिक्यूल। बात यहीं पर पूरी खत्म हो गई। अब जो ये NADH2 और FADH2 है, इसको फर्दर आगे लिया जाएगा और इससे कुछ तो भी बनाया जाएगा। अब बनाया क्या जाएगा, देखो इसके बाद थर्ड स्टेप आती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं ETC रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं ETC रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, ओके, अब बात ध्यान से सुनना कि मैंने बोला था सबसे पहले प्रोसेस जो हुई थी ग्लाइकोलिसिस की, वो हुई थी साइटोप्लाज्म के अंदर। सेकंड प्रोसेस जो थी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल, कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रेब साइकिल क्यों था, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर करा था, किसने, हैंस क्रेब ने। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली प्रोसेस साइटोप्लाज्म, सेकंड प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और थर्ड प्रोसेस है वो होती है, जैसे कि हमें पता है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, आउटर, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, वहां पर जो ETC साइकिल है यहीं पर वो परफॉर्म होती है ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो भाई यहां पर क्या होता है, ठीक है, जो हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में जो हमारे NADH2 और FADH2 मिले थे, उसको यहां पर लेके आया जाता है। चलो भाई, तुम्हारी अभी सजा आगे है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, अल्टीमेटली एक ग्लूकोज से हमें क्या बनाना है, ATP बनाना है। तो फिर NADH2 और FADH2 बने थे किसमें, TCA साइकिल में। ठीक है, अब ये TCA साइकिल के NADH2 और FADH2 लेके आना होता है हमारे इनर मेम्ब्रेन की तरफ। जब ये इनर मेम्ब्रेन के तरफ लेके आते हैं, तब हमारे एक NADH2 के मॉलिक्यूल से बनते हैं 3 ATP के मॉलिक्यूल, 3 ATP के मॉलिक्यूल, और वहीं पर एक FADH2 के मॉलिक्यूल से बनते हैं भाई हमारे 2 ATP के मॉलिक्यूल, 2 ATP के मॉलिक्यूल। बात को समझ रहे हो, एक का प्रोडक्ट दूसरे में यूज, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे में यूज। जैसे फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस में बना था पाइरुवेट, उसका यूज करके हमने क्या बनाया था, उसका यूज करके हमने एसिटिल कोएंजाइम बनाया, और एसिटिल कोएंजाइम का हमने यूज किया था किसमें, TCA साइकिल में। अब TCA साइकिल में उससे क्या बना भाई, हमारा बना NADH2 और FADH2। अब NADH2 और FADH2 को क्या करा जाएगा, इस थर्ड साइकिल में डाला जाएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब इस साइकिल में क्या बनेगा भाई, एक NADH2 के मॉलिक्यूल से बनेगा 3 ATP का मॉलिक्यूल,
और एक FeDH2 के मॉलिक्यूल से बनेंगे 2 ATP के मॉलिक्यूल। बात सबको क्लियर है? कहां पर होती है? ऑन इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ATP मतलब क्या होता है? जिसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी करेंसी। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ये होती है राइबोस शुगर, ठीक है। अब राइबोस शुगर के जो फर्स्ट कार्बन है इस पर लगे होते हैं हमारे क्या? 3 फॉस्फेट के ग्रुप, 3 फॉस्फेट के ग्रुप। और यहां पर जो ये 5th कार्बन है, 5th कार्बन पे लगा होता है हमारे एडेनाइन का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनाइन ट्राई, एक ट्राई मतलब क्या होता है? 3, 1 2 3, एडेनाइन ट्राई, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसको कहा जाता है एटीपी। अब इसमें एनर्जी कैसे मिलती है? देखो, ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, एटीपी का मॉलिक्यूल जो है अपना क्या कहते हैं उसको, कि मैं इसको अगर नंबर दूं, मैं इसको नंबर दूं तो क्या नंबर दूंगा भाई? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। जब सेकंड और थर्ड फॉस्फेट के बीच में क्या होता है? जब ब्रेक होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है, तब निकलती है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम यूज करके क्या करते भाई? हमारे अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से एटीपी हमें यूज क्या होता है? एटीपी का हमें यूज करना होता है, ठीक है। कैसे बना? एक NADH2 के मॉलिक्यूल से 3 ATP बना और एक FeDH2 के मॉलिक्यूल से 2 ATP बने। तो ऑल टोटल जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे बनते हैं टोटल ऑल ओवर बॉडी में 38 ATP मॉलिक्यूल्स। 38 ATP मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं भाई? एट द एंड हमें मिलते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल्स। बात सबको क्लियर है? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये देखो एरोबिक रेस्पिरेशन को फिर से एक बार स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट था, यानी कि हमारा ग्लूकोज था भाई। क्या था हमारा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस किया, ग्लाइकोलिसिस से क्या बना भाई? हमारा पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड ये किधर हुआ होगा? ये हुआ होगा पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के भीतर। उसके बाद ये पायरुविक एसिड को कहां पर लेके गया? कहां पर लेके गए? उसको लेके गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब उससे कन्वर्ट किया गया पहले, सबसे पहले हमारा एसिटिल कोएंजाइम है। इसको हमने क्या बोला था? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। बात सबको क्लियर है भाई? बरोबर आहे. लिंक रिएक्शन मध्ये काय केलं? ऍसिटिल कोएन्झाइम आहे म्हणला, मग ऍसिटिल कोएन्झाइम जो आहे त्याला कन्वर्ट केला, त्याला मग कुठे टाकला गेला? क्रेब्स सायकल मध्ये. आणि क्रेब्स सायकल गोल 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 घुमली आणि त्यापासून आपल्याला काय भेटलं भाई? 2 NADH सॉरी 3 NADH2 चे मॉलिक्यूल, 3 NADH2 चे मॉलिक्यूल आणि एक FADH2 चा मॉलिक्यूल. बरोबर आहे. 3 NADH2 आणि एक FADH2 चा मॉलिक्यूल आणि मग त्याला ETC मध्ये टाकला आणि ETC मध्ये टाकल्यानंतर काय भेटलं आपल्याला? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी आपल्याला सोबत त्याच्यापेक्षा बाहेर भेटली. ओके ठीक आहे. आता कार्बोहायड्रेट असेल तर अशा प्रकारे एनर्जी बनतात. समजा इन केस जर लिपिड असेल तर लिपिडला कसं करणार? सबसे पहले लिपिड को तोड़ा जाएगा फैटी एसिड में, फिर फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में और बाकी के प्रोसेस जैसे थे. अगर समझ लो प्रोटीन है, प्रोटीन को सबसे पहले तोड़ा जाएगा इसका सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि अमाइनो एसिड, और फिर इस अमाइनो एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में और बाकी की प्रोसेस जैसे थे. तो इस तरह से क्या होता है भाई? यहां पर हमें एटीपी का जो है यहां पर सिंथेसिस होता है, यानी कि हमारे एनर्जी का यहां पर सिंथेसिस होता है. आई होप कि आपको ये एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया. फास्ट फॉरवर्ड में ले रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक वो था एरोबिक. अब एनारोबिक मतलब क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. बात सबको क्लियर है? तो भाई आपने कई बार ये बॉटलें देखी होगी, ठीक है, देखी होगी, कभी छूना नहीं और कभी पीना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बहुत घटिया चीज है, बहुत घटिया चीज है, ठीक है. इसको हम कहते हैं अल्कोहल. अल्कोहल, ठीक है. कोई मदिरा कहता है, कोई दारू कहता है, ठीक है. ओके, जो कहे अपन को करना नहीं है. और उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि आपको मसल पेन होता है. आपको मसल पेन होता है कि हमने बोला था कि पापा ने बोल दिया सर कि मैं बेड पर ही पड़ा रहता हूं, तो उन्होंने बोला कि कल से तुम दौड़ लगाना और इतना दौड़ना कि भाई दौड़ते रहना. तो मैंने पापा की बात को ले लिया सीरियस. अब सीरियस ले लिया
और मैं दौड़ने चला गया पहले ही दिन। भाई मुझे बस 1 किलोमीटर दौड़ के रिटर्न आना था, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि क्या बताऊं सर, कि मैंने सीधा 5 किलोमीटर दौड़ के मैं रिटर्न आ गया। अब भाई मैं जब दौड़ रहा था, मेरी सांसें फूल रही थी, मुझे सांस पूरी तरह से नहीं आ रही थी। मतलब क्या हो रहा था, आपको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल रहा था। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मसल सेल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे उस मसल सेल को। फिर मसल सेल ने क्या किया, भाई ऑक्सीजन तो नहीं है, एनर्जी तो बनानी है, एटीपी तो बनानी है, तब ये ग्लूकोज क्या करेगा बेचारा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो क्या होगा, जब मसल सेल्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा तब बनता है लैक्टिक एसिड। तब क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और भाई लैक्टिक एसिड क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और उसके वजह से और आप जो है यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी बनते हैं उसका अमाउंट भी बहुत कम होता है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपके मसल्स में पेन होने लगेगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और उसी के साथ बहुत एनर्जी कम तैयार होने की वजह से आपको ऐसे थका 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 मतलब टायर्ड टायर्ड फील होगा। यही चीज होती है इस तरह से वहां पर पेन होने के बाद। तो देखो भाई, कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर थी, दो जगह पर हुई थी भाई, दो जगह पर, एक हुई थी साइटोप्लाज्म और दूसरी हुई थी इन माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। अब कैसे होगी, मैंने क्या बोला था कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये हमारा प्यारा सा सेल है भाई। क्या हो रहा है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, कि ये सिंपल फूड आया ब्लड सर्कुलेशन में, सिंपल फूड गया सेल के अंदर। अब जब भाई सेल के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है या फिर है तो बहुत कम है, तब क्या होगा, तब ये सेल परफॉर्म करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसको तोड़ा जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ भी यहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पूरी की पूरी प्रोसेस होगी इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है, यहां पर सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं, यहां पर सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से बताओ भाई क्या होगा ग्लाइकोलिसिस में। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर बनाया जाएगा दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल, पायरुवेट मॉलिक्यूल बराबर है। उसी के साथ क्या बनाया जाएगा भाई, उसी के साथ क्या बनाया जाएगा, हमारे दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसी के साथ क्या बनेगा, दो NADH2 का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। उसी के साथ क्या बनेगा, दो वाटर के भी मॉलिक्यूल बनेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था कि जो पायरुवेट है ये पायरुवेट कन्वर्ट फिर किस में चला जाता है, ये चला जाता है ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। फिर उसके बाद NADH2 FADH2 बनते हैं, फिर वो चले जाते हैं किधर भाई, वो चले जाते हैं हमारे किधर, ETC, सॉरी सेकंड स्टेप कौन सी थी, वो थी क्या कहते हैं उसको, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बराबर TCA साइकिल। और उससे बनता है NADH2 और FADH2, वो किस में चले जाएंगे, ETC में, और उससे बनेगी हमारी भाई एनर्जी ATP। लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो हमारे TCA साइकिल और ETC रिएक्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ये NADH2 तो बनेगा लेकिन किसी काम का नहीं होगा, इसको ETC चाहिए कि वो NADH2 से क्या बनाए, हमारे ATP के मॉलिक्यूल बने। लेकिन यहां पर कुछ बनता ही नहीं क्योंकि ETC अवेलेबल नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती ही नहीं कैरी फॉरवर्ड। ओके ठीक, बाद में देखना। फिर ग्लूकोज से जो ये पायरुवेट बना, इस पायरुवेट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और ये जो परफॉर्म होती है सेकंड स्टेप, उसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। अब दो टाइप के फर्मेंटेशन हो सकते हैं। अगर समझ लो ऑक्सीजन है सेल में लेकिन बहुत कम अमाउंट में है, तो वो परफॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जैसे कि हमारे मसल सेल में होता है, ठीक है, मसल सेल में होता है। या फिर वो परफॉर्म करेगा अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, फॉर एग्जांपल ईस्ट सेल, उसमें क्या होता है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तब वो परफॉर्म करेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन।
ओके, इतनी बात क्लियर है। अब फर्मेंटेशन में कोई भी एटीपी के मॉलिक्यूल नहीं बनते, तो ओवरऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं? सिर्फ हमें मिलते हैं 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। इसलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम बनती है, इसलिए हमें जो है टायर्डनेस फील होती है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अब ये कौन से स्टेज से होता है? जैसे देखो, ग्लूकोज है हमारा कार्बोहाइड्रेट, उससे पहले होगा ग्लाइकोलिसिस। भाई बात सबको क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस होके क्या बनेगा भाई? हमारा पायरुविक एसिड। अब जब पायरुविक एसिड बनेगा, उससे क्या करेगा? फिर परफॉर्म करेगा फर्मेंटेशन, और उससे क्या बनेगा? बहुत सारे हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। विनेगर बनता है, वाइटामिन बनता है। ठीक है, किससे बनता है? वेरियस माइक्रोब्स यूज करके वो बनाते जाएंगे। अगर समझ लो ग्लूकोज है, उसका पायरुविक एसिड करके फर्मेंटेशन अगर हम कर दे, अल्कोहल अगर बने, तो इसको क्या कहेंगे भाई? अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन। बात सबको क्लियर है? अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन जो कि परफॉर्म करता है ईस्ट। अगर वही पायरुविक एसिड बन रहा है ग्लूकोज से और फर्मेंटेशन होकर लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे भाई? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सही है भाई, एकदम बात सही है। जो कि परफॉर्म करते हैं क्या? मसल सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। बराबर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं कि हमने अभी ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, इससे एनर्जी किस तरह से बनती है, वो बात देख ली मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, अलग अलग फूड कंपोनेंट है, उससे एनर्जी कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन को कहा जाता है इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अब इसको क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत सारे अलग अलग कामों में हमें यूज होता है हमारे बॉडी में। वो किस तरह से होता है वो देखेंगे। जैसे स्किन में होता है मेलानिन, केराटिन। बोन्स में होता है ऑसिन। सेल्स में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन का यूज होता है। वेरियस एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। पैनक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है, ट्रिप्सिन निकलते हैं, वो भी किससे बनते होते हैं? ये भी एंजाइम बने होते हैं। किससे? इंसुलिन जो है हार्मोन है, ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है। तो ये भी किससे बना होता है? ये भी होता है प्रोटीन से। त्याच प्रकारे पिट्युटरी ग्लँड मधून जे वेगळे वेगळे हॉर्मोन्स निघतात ते पण कशाचे बनलेले असतात? प्रोटीन से। मसल्स मध्ये ऍक्टिन आणि मायोसिन हे 2 प्रोटीन असतात, ते पण काय असतात? प्रोटीनचेच बनलेले असतात। ओके, ब्लड मध्ये काय असतात? हिमोग्लोबिन आणि अँटीबायोटिक्स हे पण कशाचे बनलेले असतात? प्रोटीनचे बनलेले। तर तुम्ही जर बघितला ओवरऑल ईच एंड एवरी पार्ट मध्ये प्रोटीनचा इन्वॉल्वमेंट है, सो इसलिए प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी। तो भाई एक प्रोटीन किससे बना होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब ये अमाइनो एसिड एक जोड़ दिया, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड की रिंग बनाते जाओ। सॉरी, रिंग नहीं, चेन बनाते जाओ, और इसी चेन को हम कहेंगे प्रोटीन। इसी चेन को क्या कहेंगे हम भाई? प्रोटीन कहेंगे। अब प्रोटीन से एनर्जी कितनी मिलती है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से मिलता है हमें 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या बनती है भाई? एक ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितना मिलता है? 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो भाई ये भी बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लांट प्रोड्यूसेस नेसेसरी अमाइनो एसिड फ्रॉम द मिनरल्स कॉल्ड डी नोवो। ठीक है, क्या होता है भाई? ये होता है डी नोवो। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। इसको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं, जो कि नहीं बना, जो कि मैं फिर से एक बार कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। बात सबको क्लियर है? तो ये होगा प्रोटीन के बारे में। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहे हैं क्योंकि 60 मिनट्स में हमें कंप्लीट करना होता है। आप मेरी बात को समझोगे क्योंकि आप बच्चे बड़े प्यारे हो यार। ठीक है, चलो अब देखते हैं लिपिड से कितना बनता है। इट फॉर्म बाय द अब देखो मुझे मेरी प्यारे बात, एक बात ध्यान से देखो कि ये जो प्रोटीन है बना है किससे होता है? अमाइनो एसिड से। फिर अमाइनो एसिड से कैसे एनर्जी बनेगी भाई? देख लो यहां पर तो हमने बनाया था कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से एसिटिल कोएंजाइम है, और फिर से ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। बात सही है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वैसे ही लिपिड से कैसे बनती है? लिपिड से पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, उसका सिंपल मॉलिक्यूल, और फैटी एसिड से फिर एसिटिल कोएंजाइम में बनाया जाएगा। ठीक है, ओके, देखो
इट फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन अ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो फैट बना, लिपिड बना किससे होता है भाई? फैटी एसिड और अल्कोहल से। अब जब हम लिपिड को खाएंगे, जब डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन से क्या दोनों पार्ट बनेंगे? वो बनेंगे फैटी एसिड और अल्कोहल। फिर ये फैटी एसिड का बहुत जगह पर क्या होता है भाई? इस्तेमाल किया जाता है। कौन से? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका यूटिलाइजेशन होता है फॉस्फोलिपिड का। कवरिंग अराउंड एक्सॉन ऑफ नर्व सेल, जो नर्व सेल होते हैं उसके ऊपर जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट के फॉर्मेशन में भी क्या होता है हमारे भाई? लिपिड्स का, मतलब फैटी एसिड का यूज होता है। उसी के साथ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ये सारे के सारे हार्मोन किसके वजह से बनते हैं? वो बनते हैं हमारे फैटी एसिड के। अब जब एक्सेस ऑफ फैट जो है हमारे एक सेल में स्टोर करके रखा जाता है, उस सेल का नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब टिश्यू मतलब सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो इस टिश्यू के अंदर क्या किया जाता है? एक्सेस ऑफ हमारा जो लिपिड है या फिर फैटी एसिड है, इसके अंदर स्टोर किया जाता है। वो कौन से टिश्यू है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? अब एक लिपिड मॉलिक्यूल से, 1 ग्राम ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिलती है? हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इसको बॉक्स बना दूं मेरे प्यारे बच्चों? क्या मैं इसको बॉक्स बना दूं? अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ यार। ठीक है क्या? हाँ चलो, इसको मैं बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, आपके लिए फिर से एक बार। ठीक है, देखो भाई, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन की बात करते हैं। ठीक है, टाइम अपने पास बहुत कम है, लेकिन हम कवर कर लेंगे। It is a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various process in the body। तो बॉडी में हमारे बहुत वेरियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली कंडक्ट करने में हमारा मतलब हेल्प कौन करते हैं? वो होते हैं हमारे विटामिन। ठीक है, वो क्या होते हैं भाई? हमारे विटामिन या फिर विटामिन, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गिल्लत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे बॉडी में जो है 6 मेन टाइप ऑफ क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एंड के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे मत नहीं करना। हमारे पास कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एंड के। ठीक है, अब दो टाइप, इनको दो इसमें कैटेगराइज किया गया है। 2 टाइप्स होते हैं इनके। ठीक है, अब देखो कौन से होते हैं। एक होता है भाई फैट सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल, और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एक होते हैं फॅट सोल्युबल और दूसरे होते हमारे वॉटर सोल्युबल। आता फॅट सोल्युबल म्हणजे काय? फॅट सोल्युबल म्हणजे काय? असे विटॅमिन्स जेव्हा आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधून ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये आणल्या जातात, तेव्हा ते फॅट सोबत डिझॉल्व्ह होऊन ते कशामध्ये केलं जातं? ऍब्झॉर्ब केलं जातं, त्याला म्हणतात फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स। आणि असे विटॅमिन जे वॉटर सोबत डिझॉल्व होऊन आपल्या सर्कुलेशन मध्ये आणले जातात, त्याला म्हणायचं वॉटर सोल्युबल विटामिन्स। इतनी बात सबको क्लियर है? फैट सोल्युबल मतलब क्या? जो फैट के साथ डिसॉल्व होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब किए जाएंगे उसको हम कहेंगे फैट सोल्युबल, और जो वाटर के साथ क्या हो गए? डिसॉल्व होकर जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे उसको हम कहेंगे वाटर सोल्युबल। ठीक है, अब इसमें जो है एग्जाम्पल जो है, ठीक है, अडेक, ये ध्यान में रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेक, ये जो विटामिन है ए डी डी ई और के, ये क्या होते हैं? ए डी ई के, ये है पूरे के पूरे फैट सोल्यूबल विटामिन। और बीसी जो है एग्जांपल बी और सी विटामिन, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो यही है बेसिक इंफॉर्मेशन आपके यहां पर बुक में दी गई है। अब उसके बाद अगर मैं वाटर की बात करूं तो हमारी बॉडी किससे बनी होती है भाई? ये है जो वाटर से बनी होती है। 70% वाटर होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, 70% वाटर, समझ रहे हो भाई? 70%। तो वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन है वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। वाटर में जो है बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, इसलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देयर इज अ 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी, बराबर है? 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। ईच सेल कंटेन 70% वाटर। ठीक है, हर एक सेल में कितना होता है? 70% वाटर होता है, उसके बाद बाकी के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ वाटर। जो ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा होता है वो जो उसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है। बाकी के फिर प्रोटीन ये वो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है,
अगर मैं बात ध्यान से देखूं तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारी बॉडी ओवरऑल मेजोरिटी जो है वाटर से बनी है। अगर समझ लो डिहाइड्रेशन होता है या फिर बहुत सारी चीजें होती है तो उसमें क्या होता है, वाटर का लॉस होगा। अब वाटर का लॉस अगर होता तो ये देखो इतने मेजर लेवल पर हमारा वाटर चाहिए होता है, और उसमें से अगर लॉस हो गया तो हमारे बॉडी पर, हमारे मेटाबॉलिज्म पर इसका कितना बेकार मतलब फर्क पड़ेगा। बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो? तो यही थे हमारे अलग अलग फूड कंपोनेंट, और उससे हमने किस तरह से एनर्जी बनाई, क्या बनाई, वो हमने चीजें देख ली थी। ठीक है बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो भाई इसके बाद एक टॉपिक है अपना, वो है सेल डिवीजन। इसको भी तुरंत अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। अब सेल डिवीजन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड एंड इंक्रीज इन साइज टू फॉर्म अ न्यू सेल इज कॉल्ड एज अ सेल डिवीजन। ठीक है, एक सेल क्या होगा भाई? ये सेल है, सबसे पहले ये साइज में बड़ा होगा और इसके बाद ये क्या होता जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 जितने भी सेल होने हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता कैसे है? सबसे पहले मेजर 2 स्टेप में होता है। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है, एक्चुअल सेल डिवीजन। बात को ध्यान से देखना, ठीक है। इंटरफेज में क्या होता है? हमें क्या करना है? अगर मुझे बताओ किसी 2 भाई में बंटवारा करना है, किसी 2 भाई में बंटवारा करना है, एक घर का बंटवारा करना है, तो हम उसको बंटवारा कैसे करेंगे? जो कोई भी चीजें होगी घर में उसको पहले डबल कर दो।
डबल करने के बाद उसको इक्वली हम क्या कर देंगे भाई, उसको डिवाइड कर देंगे। सेम सेम जब सेल डिवाइड होता है, सेल में क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, हमारा जेनेटिक मटेरियल। पहले सबसे पहले हम उस जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, उसको डबल करेंगे। किस स्टेप में, वो करेंगे हमारे इंटरफेज में। अब भाई जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, ठीक है, हमारे जो सेल्स है, सेल क्या बोलते हैं उसको, हमारे सेल ऑर्गेनेलिस है, वो भी क्या हो गए, डबल हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, चलो भाई अब सब डबल हो गया तो सेल को डिवाइड कर देंगे। अब सेल डिवाइड होता क्या है, सेल एक्चुअली इस स्टेप में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 या 1 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखना, उसमें सबसे पहली स्टेप होती है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। अब काइनेसिस का मतलब क्या होता है, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ये जो काइनेसिस है इसका मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन। और अब देखो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसको हम करेंगे कैरियोकाइनेसिस। अगर साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में आता है एम फेज, जिसमें होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। जो हमारा न्यूक्लियस है, क्या वो माइटोसिस से डिवाइड होगा या फिर वो मियोसिस से डिवाइड होगा, उसके ऊपर क्या होता है, यहां पर 2 टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, जो हमारा एक सेल जो है, हमारा जो ये एक सेल है, ये एक सेल डिवाइड होकर 2 न्यू सेल्स बनते हैं, इसको हम कहेंगे माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड होकर अगर हमारे 4 सेल बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मियोसिस, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मियोसिस। तो हमारे जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के पास कितना होता है, 2n 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 2n। मतलब अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो ह्यूमन में कितना होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर होते हैं। तो पूरे के पूरे 23 पेयर पेरेंट सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके, अब देखो क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 20। तो इसको पहले हमने डुप्लीकेट कर दिया, यहां पर इंटरफेज में डबल कर दिया था, बराबर है, डबल कर दिया था। जब एक पेरेंट सेल जब जब 2 डॉटर सेल में जब डिवाइड हो जाता है, और इनका भी जो जेनेटिक मटेरियल वो भी 2n 2n होता है, इनका भी क्या होता है, 2n 2n होता है इन माइटोसिस। लेकिन वही अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो एक पेरेंट सेल जब 4 डॉटर सेल में जब डिवाइड होता है, तब तब क्या होता है, तब जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हाफ हाफ हो जाता है टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के पास क्या है, 2n है, लेकिन जो ये डॉटर सेल बनता है उनके पास क्या होता है, n n n n। मतलब जो पेरेंट सेल से कंपैरिजन में इस डॉटर सेल के पास क्या होता है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसको कहा जाता है मियोसिस, इसको कहा जाता है मियोसिस। तो भाई माइटोसिस में क्या होता है वो देख लेंगे। इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। तो मैंने प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था कि ये एक हमारा सेल है। सेल क्या हो जाता है भाई, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसी के साथ इसके पेरेंट के पास क्या है, 2n है, ठीक है। तो इस डॉटर सेल के पास भी कितना आ जाता है, एक्चुअली यहां पर क्या होता है, मैं 4n नहीं लिख सकता, लेकिन वहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल, ठीक है। पूरा का पूरा क्रोमोसोम डबल नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर तो जीन्स होते हैं, उसका नंबर बढ़ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, डबल हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसके पास अगर 2 है तो हमारे डॉटर सेल जो बनते हैं उसके पास भी कितना आ जाता है, 2n 2 है। सो इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। देखो इक्वली क्या हो गया, यहां पर डिवाइड हो गया, तो इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ये बात सबको क्लियर है। उसके बाद फ्रॉम 1 पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। देखो फ्रॉम 1 पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, बराबर है, तो ये भी बात क्लियर होगी। जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूली फॉर्म सेल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। देखो जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ न्यूली फॉर्म सेल, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूली फॉर्म सेल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी भाई। उसके बाद इट टेक्स प्लेस इन अ सोमैटिक सेल्स और अ स्टेम सेल। अब सोमैटिक सेल क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी फॉर्मिंग सेल, बॉडी फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। बॉडी फॉर्मिंग सेल्स मतलब आपकी जो स्किन बनी है, आपके जो ऑर्गन्स बने हैं, आपके जो आईज बने, आपके जो नाक बने, आपके जो हेयर्स बने, ये सारे के सारे बने हैं एक सेल से, जिसको कहा जाता है सोमैटिक सेल, जिसको कहा जाता है सोमैटिक सेल, बॉडी फॉर्मिंग सेल। जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कभी भी क्या होता है, 2n प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। देखो भाई आपको यहां पर चोट आ गई,
लेकिन आप एक हफ्ते बाद देखते हो कि आपकी ये चोट जो है आराम से पहले से भर गई, पहले जैसा था हाथ वैसे ही हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजू बाजू के जो सेल्स है यहां आकर उन्होंने परफॉर्म किया माइटोसिस। अब जो माइटोसिस परफॉर्म किया तो क्या होता जाएगा, एक सेल से दो सेल, बराबर है, उस दो सेल से चार सेल, उस चार सेल से आठ सेल, ऐसे बनते 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 आपका जो पूरा का पूरा हाथ है पहले जैसे हो जाएगा। तो ये होता है माइटोसिस, ये होता है माइटोसिस। अब माइटोसिस जो है उसमें चार स्टेप होते हैं। माइटोसिस में क्या होते हैं, चार स्टेप होते हैं। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज द प्रोफेज। वेरी फर्स्ट स्टेप इज द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। अब कंडेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सुनना, ये सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कि ये हमारा सेल है और सेल के अंदर हमारा ये प्यारा सा न्यूक्लियस बैठा हुआ है और प्यारे से न्यूक्लियस में जो हमारे क्रोमोसोम जो है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं, तो ये कैसे होता है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे फैला हुआ होता है, ये ऐसे फैला हुआ होता है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे फैला होता है। अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियर कट नहीं दिखा देगा। देखो ये एक थ्रेड है, अब आपको क्लियर कट इतना क्लियरली नहीं दिखा होगा, लेकिन इसी थ्रेड को मैं एक ही जगह पर इस तरह से कर दूं तो, एक ही जगह पर इस तरह से कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा। बात सही है, बात सही है। तो प्रोफेज में क्या किया जाता है, जो ये ऐसा एकदम आराम से फैला हुआ जो क्रोमोसोम था, इसको क्या किया जाता है, इसको पहले कंडेंस किया जाता है, इसको पहले पास में लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो आराम से फैले हुए इस क्रोमोसोम को क्या करेंगे, सबसे पहले कंडेंस करेंगे, इसको पास में लेके आएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कहां पर होगी, हमारे हमारे इस प्रोफेज में होगी, हमारे इस प्रोफेज में होगी। बात सबको क्लियर है, हमारे इस प्रोफेज में होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे 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 क्या होती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है। यहां से धीरे 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 जो है ये जो है गायब होना शुरू होती है। और ये जो क्रोमोसोम है उसका भी कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता, उसका कभी कंडीशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात सबको क्लियर है, ओके। ये भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद क्रोमोसोम गेटिंग विजिबल, धीरे धीरे धीरे, अब देखो इतना हुआ फैला हुआ क्रोमोसोम था, ये धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एक जगह पर आना, ऐसे कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे विजिबल होगा, लेकिन कंप्लीटली विजिबल नहीं होता। इसके बाद की जो स्टेप है जिसको हम कहते हैं मेटाफेज, उसमें पूरे क्रोमोसोम क्या हो जाए, कंडेंस होकर वहां पर क्लियरली दिख जाते। ओके। सम सेल ऑर्गेनेलिज गेट डिसअपियर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे जो है हमारे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं इन प्रोफेज, ठीक है। सेंट्रियोल गेट डुप्लीकेट एंड स्टार्ट मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द डिक। तो देखो सेंट्रियोल क्या होता है, यहां पर एक ऐसी एक सेल ऑर्गेनेलिज होती है, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनेलिज क्या हो जाएगी, पहले एक के दो हो जाएंगे, और ये जो सेल ऑर्गेनेलिज है, एक जो सेंट्रियोल है इसको कहते हैं सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल अपने रिस्पेक्टिव अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। दो यहां पर भाई बने, तो इस दो भाई में से एक भाई क्या करेगा, दूसरे पोल पर जाना स्टार्ट कर देगा, दूसरे पोल पर जाना स्टार्ट कर देगा। कहां पर, इन प्रोफेज। अब इसके बाद जो स्टेप आती है उसको कहते हैं मेटाफेज, उसको कहते हैं मेटाफेज। मैं बड़ा ही फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूं क्योंकि ये एक समरी लेक्चर है, आपको थोड़ा रिकैप जल्दी से हो, इसलिए हम ये फास्ट फॉरवर्ड में 60 मिनट में बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है, जैसे हमने देखा था कि भाई प्रोफेज में जो है, प्रोफेज में जो है हमारा ये था, सेल था, और सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी, इस तरह से डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और उसी के साथ वहां पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम भी क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था, क्रोमोसोम जो है इस तरह से कंडेंस होना स्टार्ट हो गए थे। अब जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बात ध्यान से देखना, बात बराबर से एकदम ध्यान से देखना। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो हमारा क्रोमोसोम, ये जो हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जो हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कंप्लीटली गायब हो जाता है, कंप्लीटली गायब हो जाता है। और उसी के साथ ये क्रोमोसोम जो है उनका जो कंडेंसेशन धीरे धीरे प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीटली कंडेंस हो जाएगा इन मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम। और ये कंडेंस होने के बाद ये ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में क्या हो जाते हैं भाई, पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन में क्या हो जाते हैं, ये अरेंज हो जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बात ध्यान से सुनना, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, देखो कंडेंसेशन क्या होगा, जो प्रोफेज में स्टार्ट हुआ वो मेटाफेज में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया,
ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। तो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी प्रोफेज में जो स्टार्ट हुई थी डिसअपियर होना, वो मेटाफेज में आके कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिसअपियर। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से हट गई, क्रोमोसोम पूरी तरह से क्या हो गए, कंडेंस हो गए, तो भाई ये तो क्रोमोसोम सीधे दिखने लगेंगे। क्या हो गए हाँ, इसके वजह से क्या हो गया, जो क्रोमोसोम है पूरे के पूरे क्या होने लगेंगे, विजिबल हो गए इन मेटाफेज। मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम क्रोमोसोम को आराम से देख पाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली उसको हम देख पाते हैं, हम उनको स्टडी कर पाते हैं। क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, देखो ये इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या हो गया, क्रोमोसोम अरेंज हो गए। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रियोल्स एंड अटैच टू द सेंट्रोमियर। ओके, तो हमने क्या देखा था कि पिछले इसमें जो हमारे ये जो सेंट्रियोल है तो रिस्पेक्टिव पोल पे चले गए थे, तो यहां पर एक सेंट्रियोल आ गया और यहां पर एक सेंट्रियोल आ गया। फिर इस सेंट्रियोल से निकलते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर, फिर इस सेंट्रियोल से निकलते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर, और यहां पर जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम पर, इस सेंट्रोमियर को जाके क्या कर देते भाई, अटैच हो जाते। ये क्या है, ये धागा है या फिर एक क्या बोले रस्सी है जो कि क्रोमोसोम को तोड़ने का काम करेगी, ठीक है। अब इसके बाद इतनी स्टेज तो हो गई, इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने देखा था मेटाफेज में, क्या देखा था भाई मेटाफेज में कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या है भाई, सेल के अंदर ये हमारे एक मिनट, सेल के अंदर है ये क्या है, हमारे क्रोमोसोम है भाई, क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम को क्या कर दिया, इन क्रोमोसोम को जो है स्पिंडल फाइबर ने भाई जकड़ के रख दिया, बोलेंगे भाई हम तुमको खींचेंगे। अब खींचेंगे कैसे, ये देखो, ये चीजें हमने देखी थी मेटाफेज में, ठीक है, अभी अभी की बात है भाई, भूला तो देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारे जो क्या कहेंगे मैं, कि हमारा जो सेल है, सेल में क्या हो जाता है कि ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर जो ये स्पिंडल फाइबर लगे हैं, सेंट्रोमियर में जो ये स्पिंडल फाइबर लगे हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इनको खींचने का काम करते हैं, ऐसे बीच में से तोड़ देंगे, ऐसे बीच में से तोड़ देंगे इनको, ठीक है, क्रोमोसोम को बीच में से तोड़ देंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल के तरफ क्या करेंगे, वो अपने खींचने लगेंगे इस क्रोमोसोम को। देखो इस क्रोमोसोम का क्या करेंगे भाई, वो खींचने लगेंगे, कहां पर, एनाफेज में, जो कि है हमारी थर्ड स्टेप। क्रोमोसोम गेट सेपरेट, देखो क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। उसके बाद स्पिंडल फाइबर पुल क्रोमोसोम टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, देखो ये स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, इस क्रोमोसोम को खींच रहे हैं। बात सबको क्लियर है। उसके बाद क्रोमोसोम मूव टू द रिस्पेक्टिव पोल, देखो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाएंगे। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली जो है स्पिंडल फाइबर जोर लगा रहे हैं उसमें से, उसके वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर से टूट रहा है, सेपरेट हो रहा है, सेपरेट होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जा रहा है। यही होता है एनाफेज। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप आती है जो कि है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है भाई, ये जो हमारा सेल है, ठीक है, एक क्रोमोसोम जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ आ गए, ये क्रोमोसोम जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ आ गए, जेनेटिक मटेरियल तो यहां पर डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे भाई, ये जो है एनाफेज जो है ये जो टीलोफेज है एग्जैक्टली अपोजिट होती है प्रोफेज में। तो भाई प्रोफेज में क्या हुआ था, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होगा, इसका अगर अपोजिट होगा तो इसमें क्या होगा, रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखने लगेगा, ये एक चीज होगी। उसके बाद क्या हुआ था, प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ था, तो टीलोफेज में क्या होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये जो हमारे क्रोमोसोम है ये फिर से क्या हो जाएगा, डीकंडेंस, मतलब ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे, आराम से ऐसे फैलने लगेंगे, ऐसे जितने प्रोफेज में जो थे ऐसे कंडेंस हो गए थे, स्टार्ट हुए थे, तो इसमें टीलोफेज में क्या हुआ, आराम से अब ऐसे ऐसे ये फैलने लगेंगे। ठीक है, तो देखो क्रोमोसोम गेट डिसअपियर ड्यू टू डीकंडेंसेशन, बराबर है, डीकंडेंसेशन हो गया तो फिर से क्या हो गए, डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गए, फिर से रीअपियर हो गए। और सेल ऑर्गेनेलिज गेट रीअपियर, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना बच्चा लोग, कि यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक न्यूक्लियस था सेल में, ठीक है, एक न्यूक्लियस था, एक सेल न्यूक्लियस से कितने बने यहां पर भाई, दो सेल न्यूक्लियस बन गए, देखो दो न्यूक्लियस बन गए, बात सही है। एक न्यूक्लियस था सेल के अंदर, उससे अभी क्या बन गए, दो न्यूक्लियस यहां पर बन गए हैं। अब भाई न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया,
क्यों ना अब इस सेल को हम डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होती है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म के साथ सारा का सारा सेल जो है डिवाइड किया जाता है। ओके, साइटोप्लाज्म गेट डिवाइड, सबसे पहली बात, इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म गेट डिवाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव इन बिटवीन द सेल। तो बात ध्यान से सीखना, सीखना नहीं होता, देखना होता है, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर हमारे क्या बन गए भाई, यहां पर एक न्यूक्लियस बन गया, यहां पर दूसरा न्यूक्लियस बन गया, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा ये क्रोमोसोम है, हमारे ये क्रोमोसोम है। अब क्या किया जाएगा, अब इस सेल को डिवाइड किया जाएगा, कैसे, अब देखो ऐसे, कैसे बघा, आधी काय होणार, सेल मध्ये थोडासा ग्रू येणार, मधामध्ये असा खाच येणार, ठीक आहे, अशा प्रकारे काहीतरी खाच येणार सेल मध्ये, ठीक आहे, अशा प्रकारे काहीतरी खाच येणार। आता खाच येण्यावर काय झालं, काय होणार, याच्यामधला न्यूक्लियस बघा इकडे एक आला, इकडे एक आला, मग काय होणार, ही जे खाच आहे ही परत 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 वाढत जाणार, ये जो ग्रू है फिर से फिर से फिर से फिर से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा कि एक टाइम पर ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को आके चिपक जाएंगे, और इससे बनेगा ये एक सेल और ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल, देखो सेल बन गया। ये किधर हो रहा है, ये हो रहा है एनिमल सेल में, बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रू, बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रू, ठीक है। अब ये प्लांट सेल में कैसा होता है, ये देखो, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो ये एक सेल है, सेल के, एक मिनट, तो ये एक, अरे क्या हो गया भाई, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, तो ये एक अपना सेल है, और सेल के अंदर क्या है भाई, ये है हमारा न्यूक्लियस, यहां पर एक डिवाइड होगा, यहां पर एक डिवाइड होगा। अब इससे क्या होता है, इसके बीच में जो है, इस सेल के बीच में जो है एक सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सेल प्लेट क्या होती है, इस तरह से एक बीच में एक लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है, बीच में छोटी सी होती है, फिर ऐसे बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, देखो यहां पर एक न्यूक्लियस, यहां पर एक न्यूक्लियस, फिर ये जो लाइन है बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, और इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी कि भाई ये जो सेल जो है इसको ये क्या कर देगी, बीच में से अगर लाइन बढ़ती जाएगी तो कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें दो सेल मिल जाएंगे, यहां पर एक और यहां पर एक, देख रहे हो, एक सेल है, एक सेल से कितने बन रहे हैं, दो सेल बन रहे हैं, एक सेल है, एक सेल से कितना बन रहा है, दो सेल। ये क्या, इसको क्या कहा जाता है, माइटोसिस, इसको क्या कहा जाता है, माइटोसिस। तो इसके बाद और एक है, देखो ये यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर 4n लिखा गया, मतलब जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट लिखा गया है, लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिखा गया है, ठीक है, ओके। तो ये है, ये क्या है भाई, प्रोफेस है, ठीक है, प्रोफेस प्रोफेस प्रोफेस, यहां पर देखो ये पूरे के पूरे ये प्रोफेस, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है फिर भाई, ये मेटाफेज हो रहा है, ठीक है, यहां पर देखो ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रली इक्वली ये हो गए, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर ये भाई आ जाएगा एनाफेज, यहां पर देखो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, यहां पर डिवाइड हो गए, और उसके बाद क्या बने, टीलोफेज, और दो हमारे सेल बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा टाइप होता है, वो होता है मियोसिस, वो होता है मियोसिस, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या, कि ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, और ये सेल जो है वो डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, ये देख लो, सबसे पहले ये दो सेल में डिवाइड होगा, और दो सेल जो है वो फिर से एक एक दो सेल अलग अलग से दो सेल में बने, तो ओवरऑल एक सेल से हमारे फाइनली कितने सेल बने, चार सेल बने। तो ये जो है ये कितना है, अगर मैं समझ लो इसके पास 2n है, ठीक है, तो ये जो पहले 2n है ये डिवाइड हो जाता है n, फिर इसको आ जाता है n। तो फर्स्ट, तो ये ऐसे दो स्टेप में क्यों डिवाइड हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन, क्यों, क्योंकि पेरेंट के कंपैरिजन में जो हमारे जो डॉटर सेल बने इनके पास क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ है, ठीक है। फ्रॉम वन पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल फॉर्म, देखो एक पेरेंट सेल से कितने बने हैं, 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, इतनी बात सबको क्लियर है। डॉटर सेल्स हैव हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, देखो डॉटर सेल के पास जो है इसके पेरेंट के कंपैरिजन में हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इतनी बात सबको क्लियर है, ओके। इट टेक्स प्लेस इन अ जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या, ऐसे सेल जिनके अंदर मियोसिस परफॉर्म होगा और गैमिट्स बनेंगे, जैसे कि मेल में बनता है, मेल में बनता है, अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, मेल में बनता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल में क्या बनता है भाई, फीमेल में बनता है हमारा एग, ठीक है। तो ये इनको कहते हैं हम गैमिट्स, इनको क्या कहते हैं, गैमिट्स। तो ये बनते किसके वजह से, उनको वो बनते हैं जर्म सेल्स की वजह से। सोमैटिक सेल्स अलग, सोमैटिक सेल्स अलग, और जर्म सेल्स क्या होते हैं, अलग होती चीज, ठीक। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, तो यहां पर क्या होता है,
इधर का जेनेटिक मटेरियल उधर जाकर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इधर का जेनेटिक मटेरियल उधर जाकर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन। तो मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में परफॉर्म होती है, आपको यहां पर चार्ट मैंने प्रॉपरली बना दिया है, ठीक है। मियोसिस 2 स्टेप में परफॉर्म होते हैं, सबसे पहले आता है मियोसिस 1 और उसके बाद आता है मियोसिस 2। तो देखो ये जो पेरेंट सेल है, जब ये डॉटर सेल में, फर्स्ट 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है तो इसको कहते हैं मियोसिस 1, इसको हम कहेंगे मियोसिस 1। और ये जो 2 डॉटर सेल्स है ये फिर से दो अलग अलग अपने अपने 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, इसको कहेंगे हम मियोसिस 2, इसको कहेंगे हम मियोसिस 2, ठीक है। अब देखो मियोसिस 1 में 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है। फिर से प्रोफेज 1 में 5 स्टेप होते हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ने, बस इतना ध्यान रख लो कि जो मैंने बोला था कि रिकॉम्बिनेशन होता है, यहां पर जो मैंने बोला था कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, तो वह कहां पर होते, कौन से स्टेप में होता है, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैचिटिन स्टेज पर, यहां पर होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या, ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है सेम होगा, ऐसे क्रोमोसोम जो कि उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका जो जीन्स होते हैं उनके ऊपर वो भी क्या होंगे, सेम लोकेशन पर होंगे। तो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो ये जो 2 दिख रहे हैं ना डंडिया, ये इसको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो इस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में समझ लो इस क्रोमोसोम का इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट टूटकर इस क्रोमोसोम पर अटैच हो जाएगा, और इस क्रोमोसोम का जो इतना जो पार्ट है ये टूटकर इस क्रोमोसोम पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो मुझे बताओ जीन्स का क्या हुआ, यहां पर हेराफेरी हुई है, तो इसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। और ये होता कहां पर है, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैचिटिन स्टेज में, यहां पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले मियोसिस 1 को ही कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, इसको ही कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। देखो यहां पर आप रिडक्शन देख रहे हो, 2n से कितना बन रहा है, n बन रहा है, ठीक है। और बाकी का जो है सेम होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, जैसे माइटोसिस में हुआ था सेम होता है। और मियोसिस 2 जो है उसमें क्या होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, और इसमें जो है कुछ भी इस तरह से स्टेप्स नहीं होते प्रोफेज 2 में, ठीक है। सिंपली माइटोसिस में जैसे हुआ था सेम उसी तरह से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 भी परफॉर्म होते हैं, ठीक आहे। इतनी बात तुमच्या बुक मध्ये डायग्राम दिलेले आहेत, अशा प्रकारे डायग्राम दिले आहे बघा, हा 1 2 3 4 5 जे आहेत ते काय आहेत, प्रोफेज मध्ये लिप्टोटिन, झायगोटिन, पॅचिटिन, डिप्लोटिन, डायकायनेसिस, मग त्यानंतर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, बघा सिंपली जसे आहेत तसेच होत आहेत। आणि त्यानंतर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 हे पण काय होतात, सिंपली ज्या प्रकारे मायटोसिस परफॉर्म होतं त्याच प्रकारे हे पण परफॉर्म होतात, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता की सेल्स आपल्याला कसे दिसतील, हे बघा प्रोफेज आहे, हा सेल आहे, नॉर्मल सेल आहे, तो काय करतो, प्रोफेज परफॉर्म केला, प्रोफेज जर तुम्ही बघितला याच्यामध्ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे यामध्ये काय होतं, डिसअपियर होत आहे, ठीक आहे, डिसअपियर होत आहे, डिसअपियर होत आहे, कंडेन्सेशन स्टार्ट झाला। आणि हे बघा हे आहे आपला मेटाफेज, मेटाफेज मध्ये इक्वेटोरियल प्लेनवर काय झाले, पूर्णच्या पूर्ण सेल आपले काय झाले, क्रोमोझोम अरेंज झाले। आणि त्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये जे आहेत क्रोमोझोम डिवाइड होत आहेत, म्हणजे हा काय झाला एनाफेज, आणि त्यानंतर जे इकडे बघितलं तर एक न्यूक्लियस आणि दुसरा न्यूक्लियस, आणि इथं बघा याच्यामध्ये मधामध्ये काय होतं, एक लाईन फॉर्म होता, म्हणजे हा काय झाला आपले पूर्णच्या पूर्ण ओनियन रूट टिप, म्हणजे हे झालं आपल्या प्लांट सेल मध्ये मायटोसिस परफॉर्म होत आहे, अशा प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये दिसून येत आहे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे आपण काय केलं, हा पूर्णच्या पूर्ण चॅप्टर जो आहे 60 मिनिट मध्ये कव्हर करण्याचा ट्राय केलाय, आय होप झाला असेल, ठीक आहे, नसेल झाला तरी थोडा ऍडजस्ट करून घ्या, ठीक आहे। आय होप तुम्हाला गोष्टी जे आहेत ते ओव्हरव्ह्यू आणि एकदम क्रिस्टल क्लिअर समजले असतील, ठीक आहे। अशाच इंटरेस्टिंग नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये भेटू, तोपर्यंत नमस्कार मंडळी, धन्यवाद।